हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के ज्योग्राफी चैप्टर ड्रेनेज को। बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं जहां से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, दैट इज द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके थे हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। देखिए, पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं, चीफली वेस्टर्न घाट से। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इंडिया में वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। जो सबसे बड़ा वाटर डिवाइड पेनिनसुलर इंडिया में है वो है वेस्टर्न घाट्स। वाटर डिवाइड यानी जो अलग अलग रिवर बेसिन्स को अलग अलग करता है। ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ चलता है वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ। अगर हम इंडियन मैप पे इसको लोकेट करने की कोशिश करें तो कुछ इस इलाके में जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स पड़ता है। ठीक है, इसको वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। यहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं होती हिमालयाज जितनी, लेकिन फिर भी काफ़ी ऊंची हिल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। जो मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिराती हैं। ये रिवर्स जो हैं ये अपने माउथ्स पे, माउथ का मतलब जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती हैं तो उससे जस्ट पहले डेल्टास भी बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं, बहुत सारी छोटी छोटी पानी की धाराएं भी हैं जो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं। वैसे तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड में, ये तो ईस्ट साइड की रिवर्स हैं। देखिए, ध्यान दीजिए आप, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये वेस्टर्न घाट से निकल के और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती हैं। ठीक इसी तरीके से वेस्टर्न घाट से निकल के वेस्ट साइड की तरफ भी कुछ नदियां निकलती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो नदियां हैं वो काफी छोटी हैं और केवल दो मेजर नदियां हैं जो वेस्टवर्ड्स फ्लो करती हैं, वो है नर्मदा और तापी। ठीक है, और ये स्टूरीज बनाते हैं। स्टूरीज का मतलब जब ये रिवर मतलब इसको छोटा डेल्टा कहा जा सकता है। स्टूरीज को होता क्या है, जब ये रिवर्स समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो उससे पहले इनका जो कोर्स होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, इनका जो चैनल होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, उसी को स्टूरीज कहा जाता है। ठीक है, जो ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के वो स्मॉलर साइज के होते हैं हिमालयन रिवर्स के मुकाबले। यानी जिन इलाकों में इनको पानी मिलता है, जिन इलाकों में ये अपना पानी प्रोवाइड करती हैं, वो इलाका काफी छोटा होता है हिमालयन रिवर्स के मुकाबले। तो सबसे पहली पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द नर्मदा बेसिन। नर्मदा जो रिवर है ये अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से। ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है एक रिफ्ट वैली में, जो कि फॉल्टिंग की वजह से बनी है। फॉल्टिंग क्या होता है ये प्रीवियस चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से किस तरीके से फॉल्टिंग और फॉल्टिंग होती है ये हमने वहां आपको बताया था। तो नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। समुद्र की तरफ जाते हुए अपने रास्ते में नर्मदा कई देखने लायक लोकेशंस बनाती है, फोटो खींचने लायक, देखने लायक, घूमने लायक लोकेशंस बनाती है। जैसे कि मार्बल रॉक जबलपुर के पास, जहां नर्मदा एक गहरी गोज में, गोज क्या होता है जब पहाड़ के बीच में से नदी अपना रास्ता निकालती है तो उसको गोज कहा जाता है, काफी गहरी गोज बनाती है। धुआंधार फॉल्स, जहां पे रिवर जो है वो काफी खड़ी चट्टानों, काफी ढलान वाली चट्टानों के ऊपर से निकलती है। ये कुछ नोटेबल पिक्चरेस्क जो है सीन्स है जो नर्मदा बनाती है अपने रास्ते में। जो नर्मदा रिवर है इसको कंजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, दैट इज नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम था, जैसे गंगा एक्शन प्लान था, ठीक उसी तरीके से नर्मदा रिवर को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन ये एक स्टेट प्रोग्राम है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का चलाया हुआ प्रोग्राम है ये। जो ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की वो ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है और राइट एंगल्स पे, राइट एंगल्स यानी मान लीजिए ये नर्मदा रिवर है तो राइट एंगल्स पे कुछ कुछ ऐसे इस तरीके से, कुछ कुछ इस तरीके से वो नर्मदा रिवर में आके मिलती है। नर्मदा का जो बेसिन है, नर्मदा का जो इलाका है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरता है। अगली नदी जो आती है दैट इज तापी। तापी सतपुरा रेंजेस से, सतपुरा रेंज से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है। ये भी रिफ्ट वैली में से होकर गुजरती है, नर्मदा के पैरेलल चलती है ये, लेकिन इसकी लेंथ नर्मदा के मुकाबले काफी छोटी है तापी की।
तापी जो है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट्स से गुजरती है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन्स हैं वेस्टर्न, देखिए मान लीजिए इंडिया का जो है ये नीचे वाला हिस्सा है, कुछ इस तरीके की शेप है, तो ये वाला जो यहां पे कुछ वेस्टर्न घाट्स लोकेट होते हैं, तो ये वाला जो इलाका है हमारा वेस्टर्न घाट्स और समुद्र के बीच वाला जो इलाका है इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो काफी छोटे हैं, ठीक है, इसीलिए कोस्टल रिवर्स काफी छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखिए ईस्ट साइड, जब वेस्टर्न घाट से ईस्ट साइड कोई रिवर जाएगी तो उसको कवर करने के लिए बहुत बड़ा इलाका मिलेगा, लेकिन वेस्टर्न घाट से वेस्ट साइड अगर कोई रिवर जाएगी तो बहुत जल्दी वो समुद्र में पहुंच जाएगी, क्योंकि जमीन का इलाका इतना बड़ा नहीं है। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार। ये कुछ रिवर्स हैं जो कि वेस्ट साइड फ्लो करती है। आगे बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। ये वेस्टर्न घाट्स से निकलती है, वेस्टर्न घाट्स की ढलानों से निकलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ये लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है, बाकी पेनिनसुलर रिवर के मुकाबले इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ये बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिराती है, ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। पेनिनसुलर रिवर के मुकाबले इसका ड्रेनेज बेसिन भी सबसे बड़ा है, ठीक है, इसका ड्रेनेज बेसिन यानी जहां से बारिश का पानी इसके अंदर आता है वो सबसे बड़ा है इसका। ये महाराष्ट्र में ज्यादातर जो इसका पार्ट है गोदावरी का वो महाराष्ट्र में है। 50% जो इसका कोर्स है वो महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी यह नदी बहती है। गोदावरी के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज अपना पानी डालती हैं, जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। इनमें से जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो काफी बड़ी हैं। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसके बड़े साइज की वजह से, इसके बड़े ड्रेनेज बेसिन की वजह से। आगे आता है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की हाईलैंड से निकलती है, ठीक है, ये ओडिशा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ये 860 किलोमीटर लंबी है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में आता है। कृष्णा रिवर की बात करें, कृष्णा बेसिन की बात करें, ये महाबलेश्वर के पास एक झरने से, एक स्प्रिंग से निकलती है। 1400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। बे ऑफ बंगाल में जाके ये अपना पानी डालती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट्स में आता है। आगे बात करते हैं कावेरी की। कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट से निकलती है। बे ऑफ बंगाल में ये कडलोर तमिलनाडु के साउथ में जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये 760 किलोमीटर लेंथ की है। अमरावती, भवनी, हेमवती, कबिनी, ठीक है, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। डू यू नो में देखिए क्या बताया गया है। कावेरी रिवर पे इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ठीक है, शिव समुद्रम फॉल्स, ठीक है, ये वाटरफॉल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बना हुआ है कावेरी रिवर पे, जो मैसूर, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो है कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटका में पड़ता है वो, ठीक है, वो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इन बड़ी मेजर रिवर्स के मुकाबले कुछ छोटी रिवर्स भी हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी, सुबर्न रेखा, ठीक है, ये कुछ छोटी रिवर्स हैं जो ईस्ट साइड की तरफ फ्लो करती हैं। आगे डू यू नो में क्या बताया गया है कि वर्ल्ड पे 71% पानी है, अर्थ पे 29% लैंड है, लेकिन जितना पानी है उसका 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है, जिसको हम पी नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। और जो 3% है वो फ्रेश वाटर है, जिसको हम पी सकते हैं या यूज कर सकते हैं। उस 3% का भी बहुत बड़ा हिस्सा आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में एज आइस या हमारी पहुंच से दूर मौजूद है। उस 3% का भी एक बहुत छोटा हिस्सा हम कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे पहुंच में है। आगे बात करते हैं लेक्स की, यानी झीलों की, ठीक है। कश्मीर के बारे में आपने सुना ही होगा, वहां पे फेमस डल लेक है, उसमें हाउस बोट्स, शिकारास चलती हैं और बहुत सारे हजारों टूरिस्ट वहां पे आते हैं हर साल, ठीक है। बहुत सी और भी जगह हैं जहां पे बहुत सी, जैसे नैनीताल है, नैनीताल भी लेक के लिए ही फेमस है। तो बहुत से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो लेक्स या लेक्स के आसपास मौजूद हैं, और लेक्स के मौजूदगी की वजह से ही वो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शंस हैं, ठीक है।
आज पढ़ाई समझ के करेगा तो कल आगे की क्लास में भी आगे रहेगा। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। बायजू टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शंस हैं। ठीक है, लेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेस को टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए। लेक्स जो है ह्यूमन बींग्स को कई तरीके से हेल्प करते हैं। बड़े लेक्स को सीज कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, डेड और अरल सीज। ठीक है, बड़े साइज के लेक्स को। इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं, उनका साइज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से, उनकी विशेषताएं एक दूसरे से अलग अलग हैं। ज्यादातर लेक्स इंडिया में परमानेंट हैं, कुछ के अंदर रेनी सीजन में ही पानी होता है। इंडिया में ज्यादातर जो लेक्स हैं वो परमानेंट हैं, लेकिन कुछ सीजनल भी हैं। जैसे कि सेमी एरिड एरियाज में जहां पे बारिश ज्यादा नहीं होती, उन एरियाज में जो इनलैंड ड्रेनेज वाले, यानी जिनके अंदर नदियों का पानी जाता है, वो जो लेक्स हैं वो काफी, उनके अंदर सीजनल लेक्स आते हैं कुछ। ठीक है, कुछ ऐसे लेक्स भी हैं जो ग्लेशियर्स या आइस शीट्स की वजह से, ठीक है, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, और आइस शीट्स की वजह से बने हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो विंड, रिवर एक्शन या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी बनाए गए हैं। बात करते हैं ओक्सबो लेक्स की। ओक्सबो लेक्स क्या होते हैं, जब इस तरीके से फ्लो करने वाली कर्वी पाथ में, मिएंडरिंग रिवर का मतलब कर्वी पाथ में फ्लो करने वाली कोई रिवर अपना रास्ता काट देती है। जैसे मान लीजिए ये यहां से अपना रास्ता, मान लीजिए रिवर है और ये मान लीजिए यहां से अपना रास्ता काट के सीधी निकल जाए और यहां पे एक यू शेप का लेक बन जाए, तो इस यू शेप के लेक को हम क्या कहेंगे, ओक्सबो लेक कहेंगे। ठीक उसी तरीके से लगून भी बनता है। ठीक है, लगून क्या होता है, जब कोई पत्थर या कोई चट्टान समुद्र के पानी को रोक दे एक जगह पे, तो उसको क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। ठीक है, जैसे चिलिका लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये लगून्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कुछ लेक्स जो होते हैं जो इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट होते हैं वो सीजनल होते हैं, जैसे सांबर लेक राजस्थान में जो सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, इसका इस्तेमाल सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ज्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो हिमालयाज एरिया में पड़ते हैं। ग्लेशियल ओरिजिन के, यानी इनको बनाने में ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा रोल है। या दूसरे वर्ड्स में कहें तो जब ग्लेशियर्स एक बेसिन तैयार करते हैं जिसमें बाद में बर्फ पिघल के पानी भर जाता है, तब जो लेक्स बनते हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स बनते हैं हिमालयाज में। जैसे कि वुलर लेक जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, ये इनसे उलट है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, यानी अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके एक्टिविटी की वजह से बना है वुलर लेक। ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। इसके अलावा डल लेक, भीमतल लेक, नैनीताल, लोकतक, बारापानी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो ग्लेशियल एक्टिविटीज की वजह से बने हैं। नेचुरल लेक्स के अलावा, नेचुरल लेक्स वो होते हैं जो नेचर ने बनाए हैं, नेचुरली बने हैं। कुछ ऐसे लेक्स भी हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं, जैसे कि जब भी किसी रिवर के ऊपर कोई मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, बिजली बनाने के लिए बांध बनाया जाता है, तो वहां पे एक मैन मेड लेक बनाना पड़ता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर लेक जो कि भागड़ा नांगल प्रोजेक्ट की वजह से बनाया गया है। लेक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। लेक्स की वजह से हम रिवर का वाटर फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। भारी बारिश के दौरान लेक्स पानी को अपने अंदर डलवा के फ्लडिंग को रोकते हैं और उनके अंदर मौजूद पानी को सूखे के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पानी के फ्लो को बरकरार रखने में भी, मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां भी मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट बनेगा, डैम बनेगा, हाइडल पावर प्लांट बनेगा, वहां पे लेक जरूर से जरूर बनाना पड़ेगा। ये आसपास के क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी के अंदर जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, फिशेज वगैरह जिसमें होती हैं, उसको मेंटेन करवाते हैं। ये नेचर की ब्यूटी को एनहांस करते हैं। इसी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं लेक्स की तरफ, टूरिज्म को बूस्ट करते हैं ये। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मनोरंजन की जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनके लिए भी इनको काफी यूज किया जाता है। हमारी इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है? रिवर्स काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। हिस्ट्री में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल देखें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं पुराने जमाने की, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी थी, क्योंकि पानी की जरूरत सबसे पहली जरूरत होती है इंसानियत की। तो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस पुराने जमाने में जो फेमस हुई हैं, हमारी हिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं, वो किसी न किसी रिवर के किनारे ही सेटल हुई थी। रिवर्स से मिलने वाला पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, हर ह्यूमन एक्टिविटी में इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए रिवर बैंक्स पे, नदियों के किनारों पे पुराने समय से ही सिविलाइजेशंस जो हैं, सभ्यताएं जो हैं, वो उभरती आई हैं। ठीक है, आज कई बड़े शहर बन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो रिवर के किनारे, जैसे लंदन वर्ल्ड फेमस है, थेम्स रिवर के किनारे है।
रिवर्स का वाटर इरिगेशन के लिए, नेविगेशन यानी ट्रेवल करने के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है इंडिया में। ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चर सबसे मेजर ऑक्यूपेशन है वहां पे तो रिवर्स की इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रिवर्स का पानी ही एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। रिवर पोल्यूशन की बात करते हैं आगे। लगातार बढ़ता हुआ डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर जो डिमांड है वाटर का, वो वाटर की क्वालिटी को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी जो है रिवर्स से निकाला जा रहा है और रिवर्स के अंदर पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है। और इसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज का, ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज क्या होता है? गंदा पानी जो नालों में बहता है। अनट्रीटेड यानी उसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल चीजें होती हैं, उसको ट्रीट नहीं किया जाता। और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला बहुत सारा कचरा रिवर्स के अंदर डाल दिया जाता है। इससे सिर्फ रिवर की क्वालिटी ही इफेक्ट नहीं होती, बल्कि रिवर खुद को जो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी होती है, देखिए रिवर को रिवर के पास जो है खुद को क्लीन करने की एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि गंगा जो है वो 20 किलोमीटर तक अगर उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए, किसी बड़े शहर से गुजरने के बाद अगर उसको 20 किलोमीटर तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए तो वो अपने पानी को खुद ब खुद साफ कर सकती है। इसको कहा जाता है सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी, क्योंकि पानी बहता रहता है, गंदगी नीचे सेटल होती रहती है, साइड में छूटती रहती है। ठीक है, लेकिन वो मौका भी हम रिवर्स को देते ही नहीं है, 20 किलोमीटर की रेंज उसको प्रोवाइड ही नहीं करते। लगातार बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन, लगातार बढ़ते हुए नए नए शहरों की वजह से, लगातार बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज की वजह से हम ऐसा होने ही नहीं देते और रिवर का जो पोल्यूशन लेवल है वो एक अलार्मिंग लेवल पे आ चुका है। Concern over rising pollution in our rivers led to launching of various action plans to clean the rivers. अब गवर्नमेंट ने भी कई एक्शन प्लान्स, जैसे गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया गया था, बाद में 1995 में इसमें दूसरी रिवर्स जोड़ दी गई। जून 2014 में गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया। तो इस तरह के एक्शन प्लान शुरू करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हमने रिवर्स के पोल्यूशन को अलार्मिंग लेवल तक पहुंचा दिया। ठीक है, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है पोल्यूटेड रिवर वाटर से। ठीक है, अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नदियों को साफ करने का जो प्लान शुरू किया था गंगा एक्शन प्लान 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको 1995 में एक्सपेंड करके नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बना दिया गया और उसमें बाकी नदियों को भी जोड़ दिया गया। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था रिवर्स की वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना, जो कि हमारे देश का बहुत बड़ा वाटर सोर्स है, और पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स यानी इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर कुछ ऐसे कानून लागू करना जिससे रिवर वाटर को पोल्यूट होने से बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 3 ज्योग्राफी का, दैट इज ड्रेनेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस देना मत भूलिएगा। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जाने से पहले जरूर चेक करें, तो क्योंकि वहां आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।